और आजम खान वहां से जीते विधानसभा चुनाव में, यहाँ की सारी विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के खाते में रही। और अब जब ये उपचुनाव है तो उपचुनाव में भी ये पूरे भरोसे से बैठे हुए हैं कि हम ही यहाँ पर जीतेंगे। क्या वाकई आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ मुश्किलें हैं तमाम? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, सातवें आसमान पर होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए बहुत अंतर है इन दोनों शब्दों में कि ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर जीत पे भरोसा या जीत का दावा करना हर एक राजनीतिक दल को पूरा हक है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, चाहे आप, और हर एक चुनाव का अपना महत्व होता है। और ये सारा का सारा, क्योंकि पहले बोला जाता था पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हो रहा था कि वहाँ पर ये सेमीफाइनल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कहने की बात है कि और राज्यों में भी चुनाव थे लेकिन सारा ध्यान केंद्रित था उत्तर प्रदेश की तरफ। और अब जो है सारी तैयारियां हो रही है 2024 की, क्योंकि ये सब समझते हैं कि मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि यहां से जो जीत मिलेगी उससे आपका पार्टी कैडर भी मजबूत होगा, वो भी उनके हौसले बुलंद होंगे और वो पूरे दमखम से निकलेंगे चुनावी मैदान में। और यहां पर अगर देखिए जनता जनार्दन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जनता को विकास की अपेक्षा है। विकास की जो बात करेगा राजनीतिक दल, जनता उसी पे अपना भरोसा जताएगी, जनता उसी को वोट देगी। ये भी बात समझ लेनी चाहिए सारे नेताओं को, क्योंकि एक दूसरे पे आधा से ज्यादा समय निकल जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में, और जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, और आप आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने, योगी सरकार ने, योगी 2.0 ने जो अपना अभी बजट दिया है, तो काफी उसमें वायदे करे हैं। यहां पर अब जनता को अपेक्षा है कि कैसे उस पर अमल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इनका अपना अलग महत्व है। कि यहां पर भाजपा दावा कर रही है कि 9 सीटें हम लोग निकाल लेंगे, सपा उधर से 4 सीटें उनकी पक्की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अंत में देखिए 20 जून को ही सब फैसला होगा, तब तक इंतजार करना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ एक आंकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता का भरोसा, क्योंकि कोरोना काल में हमने जी के देखा, सदी की सबसे बड़ी जब महामारी आई एकाएक, किसी की देन तो है नहीं, वहां पर किसने क्या नजीर पेश करी, क्योंकि कोटा से जब बच्चों को बुलाने की पहल करी सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने करी, मुख्यमंत्री योगी ने करी, तो ये अच्छा संदेश गया। उसी तरह से अगर हम 2022 के चुनावों की बात करें, मैं एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं कि शासन उसको जिसने राशन दिया, देखिए आप, क्योंकि आप एमवाई इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उसका बहुत महत्व है, लेकिन यहां पर कोई किसी की जागीर नहीं है। यहां पर ये आप बोले कि एक समाज का तबका, एक वोट बैंक, सिर्फ एक ही राजनीतिक दल को अपना भरोसा जताएगा, ऐसा नहीं है। पर समय बदलता रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यहां पर कौन पासा कैसे पलट जाए, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, आखिरी गेंद तक आप कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वही बात राजनीति में भी लागू होती है कि आप कहां पर कौन सा वोट बैंक किसकी तरफ शिफ्ट कर जाए, ये कुछ नहीं आप कह सकते। तो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। ये तो तिकड़म बिठाया बीजेपी ने, मैं आपको जरा फिर से एक बार जिक्र कर दूं, बीजेपी ने तिकड़म ये बिठाया है कि एक तरफ बसपा के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, आजमगढ़ में वो उतरे हैं। वही बात अगर की जाती है रामपुर की, रामपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन वहां पर नवाब काजिम अली खान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनके बेटे को क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान में हमजा मियां को टिकट मिला था और ये उन्हीं के पिता हैं, अब उनका समर्थन भी बीजेपी को आ चुका है। तो ये जो इनका तिलिस्म है, क्या ये उसको तोड़ने के लिए ये फैक्टर काम करेंगे? देखिए बिल्कुल, वो जब या इंटैक्ट है मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से, और क्योंकि हालात हम देख रहे हैं, ज्ञानवापी और तमाम ये विषय, नुपुर शर्मा का बयान, ये सब विषय भी इस वक्त इतने ज्यादा हावी हो रखे, तो ऐसे तो नहीं कि जो बीजेपी की तरफ आ भी रहा था मुसलमान, वो भी फिर वहीं का वहीं रह जाएगा पीछे। पूजा जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है यहाँ पर, क्योंकि अमूमन देखा जाता है, अब ये पिछले 5-6 वर्षों से ज्यादा हो रहा है कि आप अलग अलग नाम दिए जाते हैं कि फलाना राजनीतिक दल उस मुख्य राजनीतिक दल की टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है। तो यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी कि ये अभी एक अगर वोट बैंक, अगर वोट कटते हैं कि अगर कोई अपना वहां पर उम्मीदवार नहीं खड़ा करता तो उसका फायदा किस दूसरे राजनीतिक दल को मिल सकता है। और यही बात ओवैसी के बारे में बोली जाती है कि ओवैसी की पार्टी जब चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार लगाती है तो उसके पीछे क्या उनकी मंशा होती है, क्या रणनीति होती है, और रणनीति में बहुत कुछ निर्भर करता है। चुनाव जीते जाते हैं रणनीति पर। क्योंकि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, सुजाता पॉल जी यहां पर हैं, बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बहुत सम्मान करते हैं हम इनका, लेकिन यहां पर कांग्रेस को क्यों हर एक मन से बोला जाता है कि आप अपनी रणनीति में बदलाव लाएं, परिवारवाद से ऊपर उठ के कांग्रेस सोचे तो उस स्वर्णिम दौर को दोबारा ला सकती है। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है? कांग्रेस की रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं उदाहरण देना चाहूंगा पूजा जी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है,
वहां पर जहां पर बतौर पत्रकार मैं जाया करता था विधानसभा में, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा, और वो स्वर्णिम दौर था, विकास के कार्य उस दौरान हुए थे और सही मायने में। लेकिन आज वही कांग्रेस है कि आज अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया, बिना खाता खोले 1 रन भी नहीं मार पाया, वही हाल आज कांग्रेस का है कि 2 चुनाव हो गए हैं दिल्ली में, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, 1 विधायक नहीं दे पाई है। तो यही बात है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आत्ममंथन और आत्मविश्वास दोनों बातों के, दोनों फैक्टर्स के बड़े मायने हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो जाएंगे तो उसकी भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुजाता पॉल जी, देखिए, इनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि आत्मविश्वास होना चाहिए मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।